हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है बेसिक नेचर, कि जो अमाइंस होती है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। अब बेसिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि अमाइंस के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितनी भी अमाइंस होती है उसमें जो नाइट्रोजन का एटम होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको ये इजीली डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। और ऐसी स्पीशीज को ही हम क्या बोलते हैं, बेस। लेविस कंसेप्ट के हिसाब से हम देखें तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हो उसको बेस बोला जाता है। तो ये जो अमाइंस होती है इसके पास नाइट्रोजन का जो एटम है उस पर एक लोन पेयर होता है जिसको ये इजीली डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटॉन को, तो जब ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं तो ये बेस की तरह काम करते हैं, लेविस बेस की तरह। तो अमाइंस का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। अब इसके बाद ये आता है कि अमाइंस का जो बेसिक नेचर होता है उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, न्यूमेरिकली उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो जो भी अमाइंस होती है उनके बेसिक नेचर को हम एक्सप्रेस करते हैं पीकेबी की फॉर्म में। ये एक वैल्यूज होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ये वैल्यू होती है पीकेबी। अब ये पीकेबी क्या होता है कि देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो अमाइंस होता है हम उसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन है अमाइंस का, तो अमाइंस में ये तो नाइट्रोजन का जो एटम है ये तो बेस की तरह काम करेगा, ये अमाइन तो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। और ये जो वाटर है ये प्रोटॉन का सोर्स की तरह काम करेगा, प्रोटॉन सोर्स मतलब एसिड की तरह ये काम करेगा। तो वाटर से H पॉजिटिव निकलेगा और अमाइन को H पॉजिटिव मिलेगा। तो अमाइन को जब H पॉजिटिव ये ले लेगा वाटर से तो ये अमोनियम आयन की तरह बन गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये इक्विलिब्रियम में रहती है। ये जो जितनी भी एसिड बेस वाली रिएक्शंस होती है सभी में इक्विलिब्रियम होता है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन का जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, Kc लिखते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से Kc हम लिखते हैं। अब यहाँ पे वाटर तो क्या है, सोलवेंट की तरह है। वाटर क्या है यहाँ पे, सोलवेंट की तरह। तो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं होता है और ये कॉन्स्टेंट रहती है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को जब इधर ले आते हैं वाटर वाली को, तो Kc इंटू H2O ये इधर हो जाएगा और ये अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन में अमाइन की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, Kc ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है जो कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर किसकी तरह है, सोलवेंट की तरह। और सोलवेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक नया कांस्टेंट आता है जिसको Kb बोलते हैं, Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। इनकी मल्टीप्लिकेशन से एक नया कांस्टेंट आता है जिसको Kb बोलते हैं। Kb को क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। ये बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट बताता है। तो Kb किसके इक्वल हो जाता है, अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और इधर ये हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन में अमाइन की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी Kb की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और हाइड्रोक्साइड आयन की जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये बेस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि कोई भी स्पीशीज जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है वो भी तो एक बेस ही होती है। जितना ज़्यादा ये हाइड्रोक्साइड आयन होगा अमाइन उतना ही बेसिक होगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा Kb की वैल्यू, और जितना ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि हाइड्रोक्साइड आयन की जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है उतना ही ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी, और Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन बुक्स में जब हम देखते हैं अभी जो मॉडर्न टाइम के अंदर, बेसिक स्ट्रेंथ को Kb की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है pKb की फॉर्म में। अब ये pKb क्या होता है कि जब हम Kb का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो pKb की वैल्यू होती है। तो pKb की जो वैल्यूज होती है उसकी टर्म्स में हम बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं।
तो जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी pKb की वैल्यू उतना ही कम होगा, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ग्रेटर इज द Kb, लेसर इज द pKb, और pKb जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो सिंपली आपको याद रखना है, जब pKb की वैल्यू हमें दे रखी हो तो pKb की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। बस ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। और pKb किसके इक्वल होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए था, सिर्फ हमें pKb के बारे में पता होना चाहिए कि क्या बताता है हमें। इसके बाद अभी हम करते हैं कंपैरिजन, कि हमारे पास डिफरेंट अमाइंस होंगे और हमें उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होगा। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमाइंस और अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ का, कि एक तो हम अमाइन को देखें और एक अमोनिया को देखें। तो अमाइंस और अमोनिया में ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं? तो जब यहाँ पे हम देखते हैं एल्काइल अमाइन की बात हो रही है, यहाँ पे ये कौन सा अमाइन है? एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन। तो एल्काइल अमाइन और अमोनिया में जब हम बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो ये देखिए, अमोनिया में तो क्या होता है? NH3, और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। एल्काइल अमाइन क्या होते हैं? ये R ग्रुप जुड़ा रहता है एल्काइल ग्रुप NH2 पे, कि अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन को हटा के कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाता है तो एल्काइल अमाइन बन जाता है। अब यहाँ पे आप दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखना चाहो तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अमोनिया के अंदर, ये अमोनिया को समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये H NH2, ये R NH2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो हाइड्रोजन न्यूट्रल है, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ये, ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन यहाँ पे जो R ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, ये प्लस I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? इधर नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है? नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन के ऊपर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उतना ही ज़्यादा ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीशीज को दे पाएगा, और इसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो एल्काइल अमाइन और अमोनिया को जब हम कंपेयर करते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, तो जो एल्काइल अमाइन होती है वो हमेशा ज़्यादा बेसिक होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। रीजन क्या है? एल्काइल अमाइन में जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है अमाइन के अंदर, और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कंपैरिजन अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन 3 टाइप के अमाइन होती है। अब उनके बेसिक नेचर को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 2 केस हमारे पास बनते हैं, या तो हमारे अमाइंस कौन सी फेज में प्रेजेंट हो? गैसियस फेज में, कि अमाइंस कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, अमाइंस गैसियस स्टेट में है। और एक दूसरा केस बनता है जब अमाइंस किस में प्रेजेंट हो? सॉल्यूशन फेज में, मतलब अमाइन का सॉल्यूशन बना रखा है हमने वाटर के अंदर, अमाइन को वाटर के अंदर डाला हुआ है। एक तो ये केस बनता है, और एक हमारे पास जो भी अमाइंस है उनको गैसियस फेज के अंदर ले रखा है, सिर्फ अमाइंस को ही इवेपोरेट करके, मतलब उनको गैसियस फेज में लिया हुआ है। तो 2 अलग अलग केस बनते हैं। तो अभी बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे। जब अमाइंस हमारे गैसियस फेज के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पे कोई सॉल्वेंट तो है नहीं, क्योंकि अमाइंस खुद ही गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या होता है कि जो टर्सरी अमाइन होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। फिर सेकेंडरी अमाइन के कंपैरिजन में सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा बेसिक होते हैं प्राइमरी अमाइन के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब रीजन यहाँ पे सेम है, जो हमने अमोनिया और एल्काइल अमाइन का यहाँ पे कंपैरिजन किया था उसी तरीके से, कि जो हमारे टर्सरी अमाइन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। सेकेंडरी एल्काइल अमाइन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। प्राइमरी एल्काइल अमाइन में ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ डोनेट करेंगे और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तीन तीन ग्रुप इसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। जिस स्पीसीज के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही ज़्यादा वो बेसिक नेचर की होती है। सेकेंडरी अमाइन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे 3 ग्रुप थे, यहाँ पे 2 ग्रुप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे इस टर्सरी वाले के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। अब प्राइमरी वाले में तो सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए तो प्राइमरी अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे कम होगी। तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जब अमाइंस गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट थी। अब हम बात करते हैं व्हेन अमाइंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फेज, कि अमाइंस को वाटर के अंदर डाला हुआ है। अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि टर्सरी अमाइन में 3 ग्रुप है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं होता। जब अमाइंस को सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया जाता है तो वहाँ पे कुछ दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले फैक्टर के अलावा। तो क्या क्या फैक्टर होते हैं वहाँ पे, क्या सारा प्रोसेस होता है, उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो जब अमाइन सॉल्यूशन फेज में प्रेजेंट होती है तो उस केस में अगर हमारी मिथाइल अमाइंस है, अगर मिथाइल अमाइंस हैं तो सेकेंडरी वाली जो मिथाइल अमाइन होंगी उनका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, प्राइमरी वाले का उससे कम होगा, और टर्सरी वाली जो मिथाइल अमाइंस होंगी वो सबसे कम बेसिक होंगी। अब अगर इथाइल या फिर कोई दूसरे ग्रुप वाली जो अमाइंस है उस केस के अंदर हमारा सेकेंडरी वाला जो होगा अमाइन उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम टर्सरी वाले का, फिर प्राइमरी वाले का सबसे कम होगा। तो एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की होगी कि अगर अमाइंस हमारी मिथाइल वाली है, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस है, तो मिथाइल वाले के केस में 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी वाले का कम, टर्सरी का सबसे कम। लेकिन इथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस अगर हैं या फिर कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में सेकेंडरी वाले की सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंडरी की तो इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, तो सेकेंडरी वाले की तो सबसे ज़्यादा ही होती है। लेकिन इथाइल अगर सब्सटीट्यूएंट है हमारा तो इस केस में टर्सरी वाले की प्राइमरी वाले से ज़्यादा होती है, मिथाइल वाले केस में प्राइमरी वाले की टर्सरी वाले से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि मिथाइल अमाइंस के केस में सेकेंडरी वाले की सबसे ज़्यादा तो होती है, सेकेंडरी की तो दोनों में ही ज़्यादा होगी, मिथाइल वाले में भी और इथाइल वाले में भी। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप है तो प्राइमरी वाले की ज़्यादा, टर्सरी वाले से बेसिक स्ट्रेंथ। अगर इथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी की तो सबसे ज़्यादा होनी है, तो इस केस में टर्सरी वाले अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी वाले से ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे तो गैसियस फेज के अंदर तो क्या था, सिर्फ अमाइंस ही प्रेजेंट थी, वहाँ पे कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर वहाँ पे काम कर रहा था कि नाइट्रोजन पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो इस नाइट्रोजन पे सबसे ज़्यादा होगी, इसीलिए इसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा। फिर इस पे 2 ग्रुप है तो इसका थोड़ा कम, इस पे 1 ग्रुप है तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे अमाइंस सॉल्यूशन फेज में प्रेजेंट है, मतलब अमाइंस के साथ में सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस के ऊपर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी अमाइंस ज़्यादा बेसिक है और कौन सी कम बेसिक है। तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन फेज के अंदर जब हम अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट,
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अगर बात करें तो हमें पता है टर्शरी वाले के अंदर 3 एल्काइल ग्रुप है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन एटम पे, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। सेकेंडरी वाले में 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं और प्राइमरी वाले में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम देखते हैं तो टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी वाला थोड़ा कम बेसिक, प्राइमरी वाला की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे बात कर रहे हैं। लेकिन अब सॉल्यूशन फेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट तो काम करता नहीं है, वहाँ पे दूसरे और फैक्टर भी होते हैं। तो सेकंड फैक्टर यहाँ पे क्या है, स्टेरिक इफेक्ट। अब स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि स्टेरिक इफेक्ट तब काम करता है जब किसी भी एटम के साथ कोई बड़े ग्रुप जुड़े हुए हों, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। कि जब किसी भी एटम के साथ बड़े ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं तो उस एटम्स की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो एटम है हमारा, हमें पता है अमाइंस में जो नाइट्रोजन एटम होते हैं इसके साथ ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। तो अब जो टर्सरी अमाइन होती है उसमें 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। टर्सरी अमाइन में 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी अमाइन में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, प्राइमरी अमाइन में 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन पे हमें पता है सभी नाइट्रोजन पे क्या होता है अमाइन में, लोन पेयर। तो स्टेरिक इफेक्ट क्या कह रहा है कि जब ये अमाइंस बेस की तरह काम करेगी तो जब H पॉजिटिव को ये लोन पेयर देना होगा, मतलब बेसिक नेचर क्या होता है कि जो अमाइंस होती हैं वो H पॉजिटिव को अपने लोन पेयर देती है, यही H पॉजिटिव इस अमाइन का, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब टर्सरी अमाइन बेस की तरह काम करेगी तो H पॉजिटिव जब आएगा इससे लोन पेयर लेने के लिए, सॉरी ये नीचे वाले को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो अमाइन है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जब H पॉजिटिव यहाँ से लोन पेयर लेने के लिए आएगा तो इनके रास्ते में ये 3 बड़े ग्रुप आ जाएंगे। तो ये 3 बड़े ग्रुप इस H पॉजिटिव को ये लोन पेयर नहीं लेने देंगे, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा। जब ये लोन पेयर दे ही नहीं पाएगा तो ये बेस की तरह काम नहीं करेगा, तो इसका बेसिक नेचर कम होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो H पॉजिटिव यहाँ से ईजिली लोन पेयर को ले लेगा। तो टर्सरी और सेकेंडरी के जब हम कंपेयर करते हैं तो सेकेंडरी वाले का बेसिक नेचर यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरी वाले के केस के अंदर तो सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो H पॉजिटिव यहाँ से ईजिली लोन पेयर ले सकता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टर्सरी वाले का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है, सेकेंडरी वाले का उससे ज़्यादा है और प्राइमरी वाले का सबसे ज़्यादा है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे हम देखें तो प्राइमरी वाले का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी वाले का थोड़ा कम, टर्सरी वाले का सबसे कम। तो अब हमने ये देख लिया स्टेरिक इफेक्ट भी। तो सॉल्यूशन फेज में एक और फैक्टर काम करता है जिसको सोल्वेशन बोलते हैं, सोल्वेशन इफेक्ट। सोल्वेशन इफेक्ट क्या होता है कि जब सॉल्यूशन के अंदर कोई आयन होते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस आयन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्शन को हम सोल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम बेसिक स्ट्रेंथ जब डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा हमेशा वाटर होता है। तो कहने का मतलब जब ये अमाइन बेस की तरह काम करेंगी तो ये इनके अंदर कौन सा आयन बन जाता है, ये अमोनियम आयन बन जाता है, एल्काइल अमोनियम आयन बन जाता है यहाँ पे। तो एल्काइल अमोनियम आयन की सोल्वेशन होगी। अब सोल्वेशन क्या होती है, मैंने क्या बताया, जब भी कोई आयन होता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस आयन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसी को सोल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे प्राइमरी अमाइन दिखाया हुआ है और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। तो वाटर के अंदर ये बेसिक स्ट्रेंथ अपनी शो करेगा, वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगा, ये अमोनियम आयन बन गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये आयन बन गया है, और जब भी सोलवेंट के अंदर कोई आयन होता है तो सोलवेंट के मॉलिक्यूल उस आयन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो आयन हमारा बना है, ये है प्राइमरी अमाइन का, यहाँ पे अमोनियम आयन बन गया है। तो ये जब वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि ये देखिए आप यहाँ पे कि जब ये अमोनियम आयन RnH3 वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन N पॉजिटिव पे जो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे सॉल्वेंट के, उनके साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट का, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे इन तीनों हाइड्रोजन से। इस अमोनियम आयन के ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये हमारा स्टेबल होगा। अब ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा बेसिक नेचर होगा। तो प्राइमरी अमाइन के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 3 हाइड्रोजन है। प्राइमरी अमाइन जब हमारा होता है RnH2O प्लस H2O, तो जब ये बेस की तरह काम करता है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन होता तो अगर यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन होता तो कितने हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन होते, और कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, तो पहले प्राइमरी वाले में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, ये 3 थे जब हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन होते, ये सेकेंडरी अमाइन होता इस तरीके से RNH, और ये जब बेस की तरह काम करता तो ये इस तरह से बनता इसमें। तो ये 2 एल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते। और पहले प्राइमरी वाला जब अमाइन था यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, सेकेंडरी वाले अमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो मैंने बताया जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वाटर के साथ उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होती है ये वाली अमोनियम वाली स्पीशीज, और उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होता है। अब टर्सरी वाले में देखें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, टर्सरी वाले की अगर हम बात करते हैं तो टर्सरी वाले में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं और 1 ये हाइड्रोजन होगा टर्सरी वाले में। तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो टर्सरी वाले जो अमाइन होते हैं, जब वो अमोनियम आयन बनाएगा इस तरीके से, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके केस में बनेंगे, प्राइमरी वाले अमाइन के केस में। तो प्राइमरी अमाइन का जो बेसिक नेचर होता है सोल्वेशन इफेक्ट की वजह से वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे सोल्वेशन की वजह से प्राइमरी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का थोड़ा कम, टर्सरी का सबसे कम। तो ये ऑर्डर आना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने 3 फैक्टर डिस्कस किए हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे टर्सरी का सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, सेकेंडरी का कम, प्राइमरी का सबसे कम। स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे देखें तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का कम और टर्सरी का सबसे कम। और सोल्वेशन इफेक्ट की वजह से देखें तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का कम और टर्सरी का सबसे कम। तो यहाँ पे अब हम कौन से वाले ऑर्डर को माने, ये हमारे पास अब ये सामने डिफ़िकल्टी आ रही है कि इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से हम ये माने कि हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन तीनों में से कौन सा होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब हम क्या सोचते हैं कि देखो सेकेंडरी तो सभी में आ रहा है, सेकेंडरी तो तीनों में ही कॉमन है, इसीलिए सेकेंडरी का बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि टर्सरी और प्राइमरी वाले के केस में, कि यहाँ पे टर्सरी का सबसे ज़्यादा, प्राइमरी का सबसे कम, यहाँ पे प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, टर्सरी का सबसे कम। तो कहने का मतलब जब हम कंपेयर करते हैं तो सेकेंडरी तो सभी में आता है, इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि सेकेंडरी वाले का तो बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा जब से ज़्यादा रहेगा। अब टर्सरी और प्राइमरी में से हमें कंपेयर करना है
तो ये जो हम बेसिक स्ट्रेंथ का ये जो ऑर्डर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्चुअल में ये सभी वैल्यूज़ हमें एक्सपेरिमेंट से मिलती है, और एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यूज़ मिलती है हमें बेसिक स्ट्रेंथ की, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बाद में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपनी तरफ से थ्योरी देते हैं। तो जब ये ऑर्डर हमें मिला मिथाइलामाइन के लिए, सेकेंडरी वाले की सबसे ज़्यादा, प्राइमरी की कम, टर्सरी की सबसे कम। इथाइलामाइंस के केस में सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा, फिर टर्सरी की थोड़ी कम, प्राइमरी की सबसे कम। तो ये जो ऑर्डर मिला है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा गया कि सेकेंडरी वाले, तो सेकेंडरी तो तीनों में सबसे कॉमन है, तो सेकेंडरी की बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइलामाइन हो चाहे इथाइलामाइन हो, वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर मिथाइलामाइन है, उस केस में प्राइमरी वाले की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब मिथाइलामाइन अगर होगा तो उस केस में सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और सोल्वेशन इफेक्ट में कौन सा प्राइमरी अमाइन की सबसे ज़्यादा होती है, तो मिथाइलामाइन के केस में सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, इसीलिए प्राइमरी की ज़्यादा हो जाती है। इथाइलामाइन के केस में जब हम देखते हैं, इथाइलामाइन के केस में यहाँ पे हमारा स्टेरिक वाला इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, और इसीलिए टर्सरी वाले की जो अमाइन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है प्राइमरी से। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, सेकेंडरी तो सभी के अंदर कॉमन है, इसीलिए चाहे मिथाइलामाइन हो या इथाइलामाइन हो, सेकेंडरी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी ही। अब बात आती है प्राइमरी और टर्सरी को कंपेयर करने की। तो जब मिथाइलामाइन जब होता है तो उस केस के अंदर सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, और सोल्वेशन इफेक्ट के डोमिनेट करने की वजह से प्राइमरी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है टर्सरी वाले से, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, प्राइमरी की ज़्यादा है टर्सरी वाले से। लेकिन जब इथाइलामाइन होता है, उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, और उस केस में टर्सरी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अमाइन। इसीलिए ये जो टर्सरी अमाइन है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है ये प्राइमरी अमाइन से। तो ये हमने बेसिक स्ट्रेंथ देख ली है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस की।
हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देख रहा था ऑन भी कर रखा है कि नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है बेसिक नेचर, कि जो अमाइंस होती है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। अब बेसिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि अमाइंस के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितनी भी अमाइंस होती है उसमें जो नाइट्रोजन का एटम होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको ये इजीली डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। और ऐसी स्पीशीज को ही हम क्या बोलते हैं, बेस। लेविस कंसेप्ट के हिसाब से हम देखें तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हो उसको बेस बोला जाता है। तो ये जो अमाइंस होती है इसके पास नाइट्रोजन का जो एटम है उस पर एक लोन पेयर होता है जिसको ये इजीली डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटॉन को, तो जब ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं तो ये बेस की तरह काम करते हैं, लेविस बेस की तरह। तो अमाइंस का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। देखना बाबू, ये अब इसके बाद ये आता है कि अमाइंस का जो बेसिक नेचर होता है उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, न्यूमेरिकली उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो जो भी अमाइंस होती है उनके बेसिक नेचर को हम एक्सप्रेस करते हैं पीकेबी की फॉर्म में। ये एक वैल्यूज होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ये वैल्यू होती है पीकेबी। अब ये पीकेबी क्या होता है कि देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो अमाइंस होता है हम उसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन है अमाइंस का, तो अमाइंस में ये तो नाइट्रोजन का जो एटम है ये तो बेस की तरह काम करेगा, ये अमाइन तो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। और ये जो वाटर है ये प्रोटॉन का सोर्स की तरह काम करेगा, प्रोटॉन सोर्स मतलब एसिड की तरह ये काम करेगा। तो वाटर से H पॉजिटिव निकलेगा और अमाइन को H पॉजिटिव मिलेगा। तो अमाइन को जब H पॉजिटिव ये ले लेगा वाटर से तो ये अमोनियम आयन की तरह बन गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये इक्विलिब्रियम में रहती है। ये जो जितनी भी एसिड बेस वाली रिएक्शंस होती है सभी में इक्विलिब्रियम होता है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन का जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, Kc लिखते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से Kc हम लिखते हैं। अब यहाँ पे वाटर तो क्या है, सोलवेंट की तरह है। वाटर क्या है यहाँ पे, सोलवेंट की तरह। तो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं होता है और ये कांस्टेंट रहती है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को जब इधर ले आते हैं वाटर वाली को, तो Kc इंटू H2O ये इधर हो जाएगा और ये अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन में अमाइन की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, Kc ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये वाटर की कंसंट्रेशन है जो कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर किसकी तरह है, सोलवेंट की तरह। और सोलवेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक नया कांस्टेंट आता है जिसको Kb बोलते हैं, Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। इनकी मल्टीप्लिकेशन से एक नया कांस्टेंट आता है जिसको Kb बोलते हैं। Kb को क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। ये बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट बताता है। तो Kb किसके इक्वल हो जाता है, अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और इधर ये हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन में अमाइन की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से क्या पता चलता है हमें कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी Kb की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और हाइड्रोक्साइड आयन की जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये बेस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि कोई भी स्पीशीज जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है वो भी तो एक बेस ही होती है। जितना ज़्यादा ये हाइड्रोक्साइड आयन होगा अमाइन उतना ही बेसिक होगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा Kb की वैल्यू, और जितना ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। बाबू और जोर से करो। इरिटेट इसलिए हो रहा हूँ, मैं 2 बार देख,
हाँ तो कान में तो ठूस रखे हैं, सुनाई कहाँ से देगा बाबू आपको। ठीक है अब सू सू मत करो, बाहर बैठ के देख लो या तो सोफे पे। कहाँ था मैं वो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि हाइड्रोक्साइड आयन की जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है उतना ही ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी, और Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन बुक्स में जब हम देखते हैं अभी जो मॉडर्न टाइम के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ को Kb की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है pKb की फॉर्म में। अब ये pKb क्या होता है कि जब हम Kb का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो pKb की वैल्यू होती है। तो pKb की जो वैल्यूज होती है उसकी टर्म्स में हम बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं। तो जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी pKb की वैल्यू उतना ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ग्रेटर इज द Kb लेसर इज द pKb, और pKb जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो सिंपली आपको याद रखना है जब pKb की वैल्यू हमें दे रखी हो तो pKb की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। बस ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। और pKb किसके इक्वल होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए था, सिर्फ हमें pKb के बारे में पता होना चाहिए कि क्या बताता है हमें। इसके बाद अभी हम करते हैं कंपैरिजन, कि हमारे पास डिफरेंट अमाइंस होंगे और हमें उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होगा। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमाइंस और अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ का, कि एक तो हम अमाइन को देखें और एक अमोनिया को देखें। तो अमाइंस और अमोनिया में ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं, तो जब यहाँ पे हम देखते हैं एल्काइल अमाइन की बात हो रही है, यहाँ पे ये कौन सा अमाइन है, एल्काइल अमाइन। तो एल्काइल अमाइन और अमोनिया में जब हम बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो ये देखिए अमोनिया में तो क्या होता है NH3 और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। एल्काइल अमाइन क्या होते हैं, ये R ग्रुप जुड़ा रहता है एल्काइल ग्रुप NH2 पे, कि अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन को हटा के कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाता है तो एल्काइल अमाइन बन जाता है। अब यहाँ पे आप दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखना चाहो तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अमोनिया के अंदर, ये अमोनिया को समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये H NH2 ये R NH2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो हाइड्रोजन न्यूट्रल है, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ये ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन यहाँ पे जो R ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, ये प्लस I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, इधर नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन के ऊपर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उतना ही ज़्यादा ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीशीज को दे पाएगा और इसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो एल्काइल अमाइन और अमोनिया को जब हम कंपेयर करते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, तो जो एल्काइल अमाइन होती है वो हमेशा ज़्यादा बेसिक होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। रीजन क्या है, एल्काइल अमाइन में जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है अमाइन के अंदर और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कंपैरिजन अमंग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन, कि आइसोमेरिक अमाइन से हमारे पास कैसी अमाइन से, आइसोमेरिक अमाइन से। आइसोमेरिक अमाइंस कौन सी होती है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जो टर्सरी अमाइन होती है, ये जब हम कंपेयर कर रहे हैं इस तरीके से, ध्यान रखना है जब भी हम इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो टर्सरी अमाइन ये गैसियस फेज के अंदर कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं कंपैरिजन अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन 3 टाइप के अमाइन होती है। अब उनके बेसिक नेचर को हम कंपेयर करते हैं।
तो यहाँ पे दो केस हमारे पास बनते हैं, या तो हमारे अमाइंस कौन सी फेज में प्रेजेंट हो, गैसियस फेज में, कि अमाइंस कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, अमाइंस गैसियस स्टेट में है। और एक दूसरा केस बनता है जब अमाइंस किस में प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन फेज में, मतलब अमाइन का सॉल्यूशन बना रखा है हमने वाटर के अंदर, अमाइन को वाटर के अंदर डाला हुआ है। एक तो ये केस बनता है, और एक हमारे पास जो भी अमाइंस है उनको गैसियस फेज के अंदर ले रखा है, सिर्फ अमाइंस को ही इवेपोरेट करके, मतलब उनको गैसियस फेज में लिया हुआ है। तो दो अलग अलग केस बनते हैं, तो अभी बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे। जब अमाइंस हमारे गैसियस फेज के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पे कोई सॉल्वेंट तो है नहीं, क्योंकि अमाइंस खुद ही गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या होता है कि जो टर्सरी अमाइन होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर सेकेंडरी अमाइन के कंपैरिजन में सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा बेसिक होते हैं प्राइमरी अमाइन के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब रीज़न यहाँ पे सेम है, जो हमने अमोनिया और एल्काइल अमाइन का यहाँ पे कंपैरिजन किया था उसी तरीके से, कि जो हमारे टर्सरी अमाइन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। सेकेंडरी एल्काइल अमाइन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्राइमरी एल्काइल अमाइन में ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ डोनेट करेंगे, और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 3 ग्रुप इसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। जिस स्पीसीज के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही ज़्यादा वो बेसिक नेचर की होती है। सेकेंडरी अमाइन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे 3 ग्रुप थे, यहाँ पे 2 ग्रुप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे इस टर्सरी वाले के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। अब प्राइमरी वाले में तो सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए तो प्राइमरी अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे कम होगी। तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जब अमाइंस गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट थी। अब हम बात करते हैं व्हेन अमाइंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फेज, कि अमाइंस को वाटर के अंदर डाला हुआ है। अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि टर्सरी अमाइन में 3 ग्रुप हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं होता। जब अमाइंस को सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया जाता है तो वहाँ पे कुछ दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले फैक्टर के अलावा। तो क्या क्या फैक्टर होते हैं वहाँ पे, क्या सारा प्रोसेस होता है, उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो जब अमाइन सॉल्यूशन फेज में प्रेजेंट होती है तो उस केस में अगर हमारी मिथाइल अमाइंस है, अगर मिथाइल अमाइंस हैं तो सेकेंडरी वाली जो मिथाइल अमाइन होंगी उनका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, प्राइमरी वाले का उससे कम होगा, और टर्सरी वाली जो मिथाइल अमाइंस होंगी वो सबसे कम बेसिक होंगी। अब अगर इथाइल या फिर कोई दूसरे ग्रुप वाली जो अमाइंस है उस केस के अंदर हमारा सेकेंडरी वाला जो होगा अमाइन उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम टर्सरी वाले का, फिर प्राइमरी वाले का सबसे कम होगा। तो एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की होगी कि अगर अमाइंस हमारी मिथाइल वाली है, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस है, तो मिथाइल वाले के केस में 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी वाले का कम, टर्सरी का सबसे कम। लेकिन इथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस अगर हैं या फिर कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में सेकेंडरी वाले की सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंडरी की तो इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, तो सेकेंडरी वाले की तो सबसे ज़्यादा ही होती है। लेकिन इथाइल अगर सब्सटीट्यूएंट है हमारा तो इस केस में टर्सरी वाले की प्राइमरी वाले से ज़्यादा होती है, मिथाइल वाले केस में प्राइमरी वाले की टर्सरी वाले से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है
कि मिथाइल अमाइंस के केस में सेकेंडरी वाले की सबसे ज़्यादा तो होती है, सेकेंडरी की तो दोनों में ही ज़्यादा होगी, मिथाइल वाले में भी और इथाइल वाले में भी। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप है तो प्राइमरी वाले की ज़्यादा टर्सरी वाले से बेसिक स्ट्रेंथ, अगर इथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी की तो सबसे ज़्यादा होनी है, तो इस केस में टर्सरी वाले अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी वाले से ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे तो गैसियस फेज के अंदर तो क्या था, सिर्फ अमाइंस ही प्रेजेंट थी, वहाँ पे कोई सोलवेंट प्रेजेंट नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर वहाँ पे काम कर रहा था कि नाइट्रोजन पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो इस नाइट्रोजन पे सबसे ज़्यादा होगी, इसीलिए इसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा। फिर इस पे 2 ग्रुप है तो इसका थोड़ा कम, इस पे 1 ग्रुप है तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे अमाइंस सॉल्यूशन फेज में प्रेजेंट है, मतलब अमाइंस के साथ में सोलवेंट भी प्रेजेंट है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस के ऊपर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी अमाइंस ज़्यादा बेसिक है और कौन सी कम बेसिक है। तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन फेज के अंदर जब हम अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अगर बात करें तो हमें पता है टर्सरी वाले के अंदर 3 एल्काइल ग्रुप है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन एटम पे, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। सेकेंडरी वाले में 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं और प्राइमरी वाले में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम देखते हैं तो टर्सरी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी वाला थोड़ा कम बेसिक, प्राइमरी वाला की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी, जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे बात कर रहे हैं। लेकिन अब सॉल्यूशन फेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट तो काम करता नहीं है, वहाँ पे दूसरे और फैक्टर भी होते हैं। तो सेकंड फैक्टर यहाँ पे क्या है, स्टेरिक इफेक्ट। अब स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि स्टेरिक इफेक्ट तब काम करता है जब किसी भी एटम के साथ कोई बड़े ग्रुप जुड़े हुए हों, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। कि जब किसी भी एटम के साथ बड़े ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं तो उस एटम्स की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो एटम है हमारा, हमें पता है अमाइंस में जो नाइट्रोजन एटम होते हैं इसके साथ ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। तो अब जो टर्सरी अमाइन होती है उसमें 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। टर्सरी अमाइन में 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी अमाइन में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, प्राइमरी अमाइन में 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन पे हमें पता है सभी नाइट्रोजन पे क्या होता है अमाइन में, लोन पेयर। तो स्टेरिक इफेक्ट क्या कह रहा है कि जब ये अमाइंस बेस की तरह काम करेगी तो जब H पॉजिटिव को ये लोन पेयर देना होगा, मतलब बेसिक नेचर क्या होता है कि जो अमाइंस होती हैं वो H पॉजिटिव को अपने लोन पेयर देती है, यही H पॉजिटिव इस अमाइन का, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब टर्सरी अमाइन बेस की तरह काम करेगी तो H पॉजिटिव जब आएगा इससे लोन पेयर लेने के लिए, सॉरी ये नीचे वाले को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो अमाइन है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जब H पॉजिटिव यहाँ से लोन पेयर लेने के लिए आएगा तो इनके रास्ते में ये 3 बड़े ग्रुप आ जाएंगे। तो ये 3 बड़े ग्रुप इस H पॉजिटिव को ये लोन पेयर नहीं लेने देंगे, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा। जब ये लोन पेयर दे ही नहीं पाएगा तो ये बेस की तरह काम नहीं करेगा, तो इसका बेसिक नेचर कम होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो H पॉजिटिव यहाँ से ईजिली लोन पेयर को ले लेगा। तो टर्सरी और सेकेंडरी के जब हम कंपेयर करते हैं तो सेकेंडरी वाले का बेसिक नेचर यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरी वाले के केस के अंदर तो सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो H पॉजिटिव यहाँ से ईजिली लोन पेयर ले सकता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पे टर्सरी वाले का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है, सेकेंडरी वाले का उससे ज़्यादा है और प्राइमरी वाले का सबसे ज़्यादा है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे हम देखें तो प्राइमरी वाले का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी वाले का थोड़ा कम, टर्सरी वाले का सबसे कम। तो अब हमने ये देख लिया स्टेरिक इफेक्ट भी। तो सॉल्यूशन फेज में एक और फैक्टर काम करता है जिसको सोल्वेशन बोलते हैं, सोल्वेशन इफेक्ट। सोल्वेशन इफेक्ट क्या होता है कि जब सॉल्यूशन के अंदर कोई आयन होते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस आयन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्शन को हम सोल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम बेसिक स्ट्रेंथ जब डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा हमेशा वाटर होता है। तो कहने का मतलब जब ये अमाइन बेस की तरह काम करेंगी तो ये इनके अंदर कौन सा आयन बन जाता है, ये अमोनियम आयन बन जाता है, एल्काइल अमोनियम आयन बन जाता है यहाँ पे। तो एल्काइल अमोनियम आयन की सोल्वेशन होगी। अब सोल्वेशन क्या होती है, मैंने क्या बताया, जब भी कोई आयन होता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस आयन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसी को सोल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे प्राइमरी अमाइन दिखाया हुआ है और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। तो वाटर के अंदर ये बेसिक स्ट्रेंथ अपनी शो करेगा, वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगा, ये अमोनियम आयन बन गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आयन बन गया है और जब भी सॉल्वेंट के अंदर कोई आयन होता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस आयन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो आयन हमारा बना है ये प्राइमरी अमाइन का यहाँ पे अमोनियम आयन बन गया है। तो ये जब वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि ये देखिए आप यहाँ पे कि जब ये अमोनियम आयन RnH3 वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन N पॉजिटिव पे जो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे सॉल्वेंट के, उनके साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट का, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे इन तीनों हाइड्रोजन से। इस अमोनियम आयन के ये जो 3 हाइड्रोजन है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये हमारा स्टेबल होगा। अब ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा बेसिक नेचर होगा। तो प्राइमरी अमाइन के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 3 हाइड्रोजन है। प्राइमरी अमाइन जब हमारा होता है RnH2O + H2O, तो जब ये बेस की तरह काम करता है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन होता तो अगर यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन होता तो कितने हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन होते और कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो पहले प्राइमरी वाले में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, ये 3 थे जब हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन होते, ये सेकेंडरी अमाइन होता इस तरीके से RNH, और ये जब बेस की तरह काम करता तो ये इस तरह से बनता इसमें। तो ये 2 एल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते। और पहले प्राइमरी वाला जब अमाइन था यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, सेकेंडरी वाले अमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो मैंने बताया जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वाटर के साथ उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होती है ये वाली अमोनियम वाली स्पीशीज, और उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होता है। अब टर्सरी वाले में देखें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, टर्सरी वाले की अगर हम बात करते हैं तो टर्सरी वाले में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं और 1 ये हाइड्रोजन होगा टर्सरी वाले में। तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो टर्सरी वाले जो अमाइन होते हैं जब वो अमोनियम आयन बनाएगा इस तरीके से तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।
तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके केस में बनेंगे? प्राइमरी वाले अमाइन के केस में। तो प्राइमरी अमाइन का जो बेसिक नेचर होता है सोल्वेशन इफेक्ट की वजह से वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे सोल्वेशन की वजह से प्राइमरी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का थोड़ा कम, टर्सरी का सबसे कम। तो ये ऑर्डर आना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने 3 फैक्टर डिस्कस किए हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे टर्सरी का सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, सेकेंडरी का कम, प्राइमरी का सबसे कम। स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे देखें तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का कम और टर्सरी का सबसे कम। और सोल्वेशन इफेक्ट की वजह से देखें तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का कम और टर्सरी का सबसे कम। तो यहाँ पे अब हम कौन से वाले ऑर्डर को माने, ये हमारे पास अब ये सामने डिफ़िकल्टी आ रही है कि इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से हम ये माने कि हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन तीनों में से कौन सा होना चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब हम क्या सोचते हैं कि देखो सेकेंडरी तो सभी में आ रहा है, सेकेंडरी तो तीनों में ही कॉमन है, इसीलिए सेकेंडरी का बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि टर्सरी और प्राइमरी वाले के केस में, कि यहाँ पे टर्सरी का सबसे ज़्यादा, प्राइमरी का सबसे कम, यहाँ पे प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, टर्सरी का सबसे कम। तो कहने का मतलब जब हम कंपेयर करते हैं तो सेकेंडरी तो सभी में आता है, इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि सेकेंडरी वाले का तो बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा जब से ज़्यादा रहेगा। अब टर्सरी और प्राइमरी में से हमें कंपेयर करना है, तो ये जो हम बेसिक स्ट्रेंथ का ये जो ऑर्डर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्चुअल में ये सभी वैल्यूज़ हमें एक्सपेरिमेंट से मिलती है, और एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यूज़ मिलती है हमें बेसिक स्ट्रेंथ की, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बाद में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपनी तरफ से थ्योरी देते हैं। तो जब ये ऑर्डर हमें मिला मिथाइलामाइन के लिए, सेकेंडरी वाले की सबसे ज़्यादा, प्राइमरी की कम, टर्सरी की सबसे कम। इथाइलामाइंस के केस में सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा, फिर टर्सरी की थोड़ी कम, प्राइमरी की सबसे कम। तो ये जो ऑर्डर मिला है इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा गया कि सेकेंडरी वाले तो सेकेंडरी तो तीनों में सबसे कॉमन है, तो सेकेंडरी की बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइलामाइन हो चाहे इथाइलामाइन हो, वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर मिथाइलामाइन है उस केस में प्राइमरी वाले की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब मिथाइलामाइन अगर होगा तो उस केस में सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और सोल्वेशन इफेक्ट में कौन सा प्राइमरी अमाइन की सबसे ज़्यादा होती है, तो मिथाइलामाइन के केस में सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, इसीलिए प्राइमरी की ज़्यादा हो जाती है। इथाइलामाइन के केस में जब हम देखते हैं, इथाइलामाइन के केस में यहाँ पे हमारा स्टेरिक वाला इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, और इसीलिए टर्सरी वाले की जो अमाइन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है प्राइमरी से। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, सेकेंडरी तो सभी के अंदर कॉमन है, इसीलिए चाहे मिथाइलामाइन हो या इथाइलामाइन हो, सेकेंडरी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी ही। अब बात आती है प्राइमरी और टर्सरी को कंपेयर करने की, तो जब मिथाइलामाइन जब होता है तो उस केस के अंदर सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, और सोल्वेशन इफेक्ट के डोमिनेट करने की वजह से प्राइमरी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है टर्सरी वाले से, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी की ज़्यादा है टर्सरी वाले से। लेकिन जब इथाइलामाइन होता है उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, और उस केस में टर्सरी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अमाइन, इसीलिए ये जो टर्सरी अमाइन है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है ये प्राइमरी अमाइन से। तो ये हमने बेसिक स्ट्रेंथ देख ली है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस की। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं कंपैरिजन अमंग एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस, कि एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस का हमें बेसिक नेचर कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारी एलिफेटिक अमाइन होती है वो ज़्यादा बेसिक होती है एज कम्पेयर टू द एरोमेटिक अमाइन। उसको कैसे समझेंगे? बेसिसिटी का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है अमाइंस के अंदर, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो लोन पेयर नाइट्रोजन अपना डोनेट कर देती है जब वो बेस की तरह काम करती है। अब क्या होता है कि जो एरोमेटिक अमाइन होती है, जो बेंजामाइन होती है, ये एनिलीन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको IUPAC नेम बेंजामाइन होता है और कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो क्या होता है
एनिलीन के अंदर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये बेंजीन के साथ इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो गया है। अब डिलोकलाइज होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता है। अब नाइट्रोजन के ऊपर जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहेगा हमेशा, तो उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जब लोन पेयर ही नहीं है तो वो डोनेट क्या करेगा। लेकिन जो एलिफेटिक अमाइन होती है उसमें इस तरीके का कोई रेजोनेंस नहीं होता है, क्योंकि एलिफेटिक अमाइन में ये एल्काइल ग्रुप होता है, वहाँ पे ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से ये रेजोनेंस हो जाए। तो यहाँ पे जब रेजोनेंस नहीं होती है तो एलिफेटिक अमाइन में नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे ही रहता है, जिसको ये कभी भी डोनेट कर सकता है एल्काइल अमाइन का नाइट्रोजन एटम। लेकिन एरोमेटिक अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहता है, हमेशा वो डिलोकलाइज रहता है ऑन द बेंजीन रिंग। इस वजह से जो एलिफेटिक अमाइन होती है वो ज़्यादा बेसिक होती है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन का जब बेसिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर करते हैं तो क्या पता चलता है, एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक इन नेचर एज कम्पेयर टू द एरोमेटिक अमाइंस। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस, कि जो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस हैं उनका बेसिक नेचर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस का मतलब क्या है कि जो एनिलीन है उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कि जो एनिलीन है ये इसके साथ में कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी। अब अगर एनिलीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में। अब बेंजीन रिंग के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो नाइट्रोजन के ऊपर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेते हैं रिंग के अंदर से। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी नाइट्रोजन एटम पे तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया है। तो जब भी एनिलीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या क्या होते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो बेंजीन रिंग पे, OR ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, साइनो ग्रुप जुड़ गया, अमोनियम आयन इस तरीके से ग्रुप जुड़ गया, सल्फोनिक एसिड ये ग्रुप जुड़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो और जितने भी हेलोजन हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से एनिलीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो एरोमेटिक अमाइंस है, वो इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये एक स्पेशल इफेक्ट है, ये आपको याद रखना है। ऑर्थो इफेक्ट क्या है कि जब एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ये हमारा एनिलीन है, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एनिलीन, जब इसके पास दो ऑर्थो पोजीशन है, ये और ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन। जब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कोई ग्रुप आ जाता है G, तो एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाती है। सबसे कम होने का मतलब जब भी हम कंपेयर करते हैं, अगर किसी भी हमारे पास डिफरेंट मोलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे एनिलीन की जब बेसिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर एनिलीन के इस ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में एनिलीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी। अब यहाँ पे ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। मतलब ग्रुप के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है।
उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, तो उस केस में एरोमेटिक अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा सबसे कम रहेगी। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से अभी ये कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये हमारे पास है इधर एनिलीन, ये है एनिलीन। अब इस एनिलीन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से ज़्यादा होगी। और अगर इस एनिलीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। मतलब इन तीनों को कंपेयर करें तो एनिलीन हमारा बीच में, अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एनिलीन से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये तो था नॉर्मल कंपैरिजन। अब अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एनिलीन है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे, चाहे इस पोजीशन पे चाहे इस पोजीशन पे, जब कोई ग्रुप जी जुड़ा हुआ है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा सबसे कम होगी, चाहे ये ग्रुप जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, चाहे ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। तो इस चीज़ पे मैटर नहीं करेगा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो उस केस में एनिलीन या फिर जो भी एरोमेटिक अमीन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा सबसे कम होगी। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऑर्थो इफेक्ट की क्या स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ जिसमें हमें कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एनिलीन है, इसके पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है। ये ऑर्डर अभी हम यहाँ से, इसके यहाँ पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें मेटा पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है। ये अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है। तो इन चारों जो मॉलिक्यूल्स है इनको बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो जब हम बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले उस कंपाउंड को हमें लेना होगा जिसका बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन चारों में से मैक्सिमम किसका होगा, तो उसको अभी देखते हैं। देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है एनिलीन का, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो फिर उसका होता है, फिर ऑर्थो पे जो प्रेजेंट होता है उसका होता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये ऑर्थो पे प्रेजेंट है ग्रुप, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगा। अब यहाँ पे क्या है, इसमें और इसमें, इनमें इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। CH3 ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो इन दोनों पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होते हैं। इन दोनों की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इससे ज़्यादा होगी। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो यहाँ पे अभी इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। अब जो मिथाइल ग्रुप है इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है इसके अंदर। दो इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये सारी बातें पढ़ते हैं ग्रुप्स के बारे में। तो जो पैरा पोजीशन पे जब एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम होता है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ही नहीं जैसे कि यहाँ पे है, तो इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। और ये ऑर्थो वाला है तो इसका सबसे कम होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन एनिलीन इससे कम होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जुड़ा रहे एनिलीन से तो उससे भी कम होता है।
तो यहाँ पे तो तीनों नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इन तीनों के अंदर नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो इन तीनों की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो इससे तो कम ही होगी, क्योंकि इसमें तो कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है इसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू जब कोई ग्रुप प्रेजेंट ना हो। तो अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इन तीनों में देखना है हमें किसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होगी। तो अब नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो दो कारण की वजह से होता है, एक तो माइनस आर इफेक्ट की वजह से और एक माइनस आई इफेक्ट की वजह से। माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है। माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है। माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है माइनस आर। मेटा पोजीशन पे माइनस आर इफेक्ट नहीं लगता है। तो हम बस इतना ही देख लेते हैं, जब माइनस आर इफेक्ट होता है नाइट्रोजन में, नाइट्रो ग्रुप में, तो हमें माइनस आई इफेक्ट देखना ही नहीं है। और माइनस आर इफेक्ट कहाँ पे लगता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस आर इफेक्ट भी लगता है और माइनस आई तो लगेगा ही लगेगा। तो ऑर्थो और पैरा पे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस आर इफेक्ट भी लगेगा, माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे माइनस आर इफेक्ट नहीं लगेगा। तो जब इस पे एक इफेक्ट कम लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो इफेक्ट होता है वो कम लग रहा है, इसीलिए ओवरऑल इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ माइनस आर भी लग रहा है, माइनस आई भी, यहाँ पे भी माइनस आर, यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई प्लस आर, माइनस आर यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो अब जब कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से, और तो अब माइनस आई इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो माइनस आर यहाँ पे और यहाँ पे तो इक्वल अमाउंट में लगता है। माइनस आर इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल अमाउंट में लगेगा। लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना ये इस ग्रुप के नज़दीक होगा उतना ही माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, जितना ये इससे दूर होगा उतना ही माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा। तो यहाँ पे माइनस आर तो दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन माइनस आई यहाँ पे डिस्टेंस इसमें और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से, तो इसलिए माइनस आई इफेक्ट यहाँ कम लगेगा और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। क्योंकि जब यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा तो एक कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन रहेगी। यहाँ पे ये इसके बिल्कुल नज़दीक है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा यहाँ से, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और इसका बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इन एरोमेटिक अमाइंस। तो ये आपको खुद करना है। इसमें Cl का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। OCH3 ग्रुप का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। OCH3 ग्रुप का मेटा पोजीशन पे ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। तो इनको आपको खुद करना है।